गुड आफ्टरनून। मैं अरुण कुमार, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग एल&टी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज मैं सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाली कक्षा में आप लोगों को सोशल साइकोलॉजी मेजर 2 और माइनर 2 वालों के लिए मैंने डिफिनीशन और नेचर के बारे में बताया था। हाँ, तो आज आप लोगों को मैं स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। हाँ, समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसका हर हर जगह अपना अलग अलग क्षेत्र है। तो मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र बालक के समाजीकरण, शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें सामाजिक समझ भी बढ़ती है, तदनुसार वह सामाजिक व्यवहार भी करने लगता है। शिशु के सामाजिक अधिगम प्रक्रम का जीवन में अत्यधिक महत्व है। अतः बच्चों में अच्छे गुणों का विकास तथा अवांछित व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है। आगे, सामाजिक मनोवृत्तियों का अध्ययन समाज के विभिन्न पक्षों, व्यक्तियों तथा विचारों के प्रति प्रतिक्रिया करने की मनोवैज्ञानिक तत्परता ही सामाजिक मनोवृत्ति कहलाती है। यह मनोवृत्तियां जन्मजात न होकर अर्जित की हुई होती है। हमारे अधिकतर कार्य व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों के प्रति प्रतिक्रियाएं हमारी इन्हीं मनोवृत्तियों से प्रभावित तथा निर्देशित होती हैं। इनमें से कुछ मनोवृत्तियां सकारात्मक होती हैं जो समाज तथा व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, जबकि कुछ मनोवृत्तियां नकारात्मक होने के कारण सामाजिक विकास में बाधा डालती हैं। समाज तथा देश के विकास के लिए इन बाधाओं को दूर करना आवश्यक होता है। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवृत्ति निर्माण परिवर्तन की विधियों तथा सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट, संस्कृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी की संस्कृति के अनुरूप उसका व्यक्तित्व विकसित होता है। अलग अलग संस्कृतियों में पालन पोषण का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण एक ही समाज में दो भिन्न भिन्न जातियों में पलने वाले बच्चों के व्यक्तित्व, काम करने का तरीका, सोचने समझने का तरीका, उसकी आदतें आदि भिन्न भिन्न होती हैं। व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है अंतर व्यक्तित्व आकर्षण का अध्ययन। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूहों से अंतर क्रिया करता है तो उसके बीच आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होने लगता है। इस आकर्षण विकर्षण के कई रूप हैं तथा इसे कई तत्व प्रभावित भी करते हैं। इन सब का अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है सामाजिक विधियों का अध्ययन। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज में व्याप्त सामाजिक व्याधिकीय समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर पूर्वाग्रह, पक्षपात तथा गलत विचार होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी ये व्याधियां हो सकती है। वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बाल अपराध, पारिवारिक विघटन, सामूहिक संघर्ष आदि सामाजिक रोग आज समाज में बढ़ते जा रहे हैं। इसका अध्ययन, निदान तथा इनके मानवीय एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण करना तथा इनके समाधान के लिए विकल्प तैयार करना समाज मनोविज्ञान आवश्यक विषय वस्तु है। नेक्स्ट है संचार माध्यमों का अध्ययन। आधुनिक संचार माध्यम जैसे रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन आदि व्यक्ति के व्यवहार, मत तथा सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इन्हीं माध्यमों के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन संभव होता है। नेक्स्ट है प्रचार। आज प्रचार का महत्व अधिक बढ़ गया है। इसके द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकारों के व्यवहारों का निर्देशन तथा नियंत्रण होता है।
विषय वस्तु लोकप्रिय बनाने के लिए उपयोगी सुझाव देना, साथ ही कुप्रचारों से बचने का भी सुझाव देना सामाजिक मनोविज्ञान का कार्य है। नेक्स्ट, समूह तथा सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत समूह, उसके प्रकार तथा समूह के व्यवहार पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक एकता एवं तनाव का अध्ययन। आधुनिक युग में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के कारण व्यक्ति में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा, पक्षपात उत्पन्न हो गया है, जिससे राष्ट्रीय एकता का विखंडन हो रहा है। सामाजिक एकता को स्थापित करके ही किसी भी देश या समाज का विकास संभव हो सकता है। इसलिए सामाजिक एकता को स्थापित करने वाले घटकों तथा तनावों को दूर करने वाले कारकों का अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत 3 प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया। दूसरा है व्यक्ति तथा समूह के मध्य अंतःक्रिया। और तीसरा है समूह तथा समूह के बीच अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामंजस्य तथा संघर्ष, सहयोग आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आक्रामकता और हिंसा। आज समूचे विश्व में आक्रामकता संबंधी समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हिंसा उत्पन्न हो रही है। आक्रामकता और हिंसा को बढ़ाने वाले कारक तथा इसे दूर करने के उपायों का अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। परोपकारिता। परोपकारिता समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परोपकारिता का गुण आवश्यक है और यही समाज में सुख शांति स्थापित करने में भूमिका निभाता है। परोपकारिता को प्रभावित करने वाले कारक। परोपकारिता को सैद्धांतिक व्याख्या भी समाज मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं। लास्ट है सामाजिक संज्ञान का अध्ययन। हम विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने चरों और अपने चारों ओर के वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर मस्तिष्क में उनकी छवि बनाते हैं, जिसे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के प्रभाव को सामाजिक प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इन सब प्रतिक्रियाओं का इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं और यह किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अपने बच्चों को मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे बच्चे सेमेस्टर 1 में 6 पेपर 20 क्रेडिट का पढ़े हैं, ठीक उसी तरह आपको सेकेंड सेमेस्टर में 6 पेपर और 20 क्रेडिट का ही पढ़ना है। अलग अलग विषय आपका, जैसे सेमेस्टर 1 में आपने सोशल जनरल साइकोलॉजी पढ़ा और उसी तरह सेमेस्टर 2 में आप मेजर में और माइनर में सोशल साइकोलॉजी आपको पढ़ना है। इसके बाद MJC और मेजर और माइनर हो गया। उसके बाद MDC, एक आपका 4th पेपर AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, और उसके बाद SCC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और VAC वैल्यू एडेड कोर्स। और दोनों आपका 20-40 क्रेडिट का होगा। आपको नेक्स्ट सेशन में, मतलब सेमेस्टर 3 में जाने के लिए हर हाल में आपको 28 क्रेडिट लाना आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ऑफ हो गया।